हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मॉक टेस्ट 8th को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियसली एम्स में भी आ चुके हैं और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन है, आप लोग कोई भी वीडियो है जो मिस ना कर सकें। तो गाइज यहाँ पे जो मॉक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी एम्स जो नॉर्सेट होने वाला है कंबाइंड एम्स के लिए, 15 एम्स के लिए, जिनमें से 13 में बस वैकेंसी है अभी रिसेंट में। तो यहाँ पे जो आपका 1 सितंबर को पेपर होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक के फादर किसको माना जाता है? हमने सभी जो भी मेडिसिन सर्जरी सभी के पता होंगे माइक्रोबायोलॉजी के, बट फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर अब्राहम जैकब, मास्लो, एरिक्सन और डी नन ऑफ दी अबव। तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक है अब्राहम जैकब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए, अब्राहम जैकब इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। नेक्स्ट इज एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ बारबिचुरेट कॉज। तो जो बारबिचुरेट मेडिसिन है यदि उनको सडनली विड्रॉ कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए देना किसी पेशेंट के लिए, तो क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी? ऑप्शन है स्लीपीनेस, इरिथमिया, ईचिंग और सीजर्स। तो किसी भी पेशेंट के लिए कोई सी भी मेडिसिन हो, चाहे यदि उसको कंटिन्यूस देते देते सडनली स्टॉप कर दें तो अपने विड्रॉल सिम्टम है जो शो करती है। तो यदि बारबिचुरेट्स को देते देते स्टॉप कर दिया जाए तो वो कौन से सिम्टम्स है जो विड्रॉल सिम्टम है जो शो करेगी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सीजर्स, क्योंकि बारबिचुरेट्स मेडिसिन है जो बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स शो करती हैं। यदि सडनली बारबिचुरेट्स मेडिसिन को देते देते, और ये क्या है, सीएनएस डिप्रेजेंट मेडिकेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके रखती हैं मेडिसिन। तो यदि जो सीएनएस को डिप्रेस करने वाली कोई भी मेडिसिन हम देते हैं और उसको अचानक से देने के बाद स्टॉप कर दें तो मेडिसिन अपने विड्रॉल सिम्टम है जो शो करेंगी। तो बारबिचुरेट्स के विड्रॉल सिम्टम्स हैं सीजर्स, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, वीकनेस, डिजीनेस, नोजिया, स्वेटिंग एंड एंजाइटी। तो ये सभी क्या हो गए? बारबिचुरेट्स के जो विड्रॉल सिम्टम्स हो गए। कोई भी मेडिसिन हमने दी और उसको स्टॉप कर दिया सडनली तो अपने विड्रॉल सिम्टम्स शो करेगी। बारबिचुरेट्स क्या है? सीएनएस डिप्रेसेंट एजेंट है और जनरली जो एंजियोलाइटिक, हिप्नोटिक्स और एंटी कन्वर्जेंट एजेंट के रूप में भी इनको यूज़ किया जाता है। तो जो बेंजोडाइजापाइन और नॉन बेंजोडाइजापाइंस हैं उनको अभी रिसेंट में है जो बारबिचुरेट्स ने रिप्लेस किया है, जो जेड ड्रग्स कहलाते हैं नॉन बेंजोडाइजापाइंस, उनको भी रिप्लेस किया है, क्योंकि बारबिचुरेट्स इन बेंजोडाइजापाइन के कंपैरिजन में अच्छा काम करती हैं बॉडी पर। और इनके लिए यदि ओवरडोज हो जाता है इनकेस तो किसी भी एंटीडोट की, स्पेशल एंटीडोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही कारण है कि बहुत सारी जगह जो बेंजोडाइजापाइन और नॉन बेंजोडाइजापाइन और जेड ड्रग्स दी जाती थी उनकी जगह बारबिचुरेट्स को है जो दिया जाता है। और कभी कभी डॉक्टर है जो एज ए जनरल एनेस्थीसिया, एपिलेप्सी, जो एक्यूट माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है या फिर टेंशन हेडेक है, तो इसके लिए भी है जो बारबिचुरेट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अ टोडलर। तो एरिक्सन की जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है उसके हिसाब से टोडलर का जो डेवलपमेंटल टास्क है वो क्या रहेगा? एरिक्सन ने अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग थ्योरी है जो दी हुई थी। उनकी जो एरिक्सन थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, उसके हिसाब से किस एज के बच्चों का जो डेवलपमेंटल टास्क है वो क्या रहेगा? ऑप्शन है यहाँ पर, तो क्वेश्चन में पूछा है टोडलर के लिए, तो ऑप्शन है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, और डी है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो यहाँ पर टोडलर के टास्क की बात की जा रही है तो वो होगा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। यहाँ पर जो अदर एरिक्सन की स्टेज है, थ्योरी है, तो उनके फाइनल वर्जन को भी देख लेते हैं हम कि किस एज में किस चीज़ के लिए किस थ्योरी में कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं जो रखे गए हैं। तो इन्फेंसी पीरियड है जो 0 से 1 ईयर तक का माना जाता है, तो इसका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट।
दूसरा आता है अर्ली चाइल्डहुड, 1 से 3 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे हैं जो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, जो टोडलर कैटेगरी में आते हैं जनरली ये बच्चे, 3 साल तक की एज के बच्चे ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। और थर्ड आता है प्ले एज 3 to 6 ईयर्स, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं 6 to 12 ईयर में, तो इनमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी देखने को मिलेगी। एडोलेसेंस एज ग्रुप में मिलेगी आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। अर्ली एडल्टहुड, उसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। नेक्स्ट आता है एडल्टहुड, तो 26 से 64 साल तक की एज के लोगों में मिलेगी जेनरेटिव वर्सेस स्टेग्नेशन। और लास्ट जो ओल्ड एज होती है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, तो इसमें विजडम। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो एरेक्शन की स्टेज है डेवलपमेंटल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी की, तो आपको इसमें एज ग्रुप और जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए क्वेश्चन में टोडलर पूछा जाए, हो सकता है इन्फेंसी पीरियड पूछा जाए, एडल्टहुड पीरियड पूछा जाए। तो आपको ये सभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनके नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8th लेवल इज। तो हीमोफीलिया जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो माइल्ड हीमोफीलिया ए की कंडीशन में जो फैक्टर 8 का लेवल है वो क्या रहेगा। तो इसके लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है हीमोफीलिया ए को। जो सीवियरिटी ऑफ लेवल की बात की जाए तो नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो यहाँ पर पूछा है कि फैक्टर 8 का जो माइल्ड हीमोफीलिया कंडीशन है उसमें कितना फैक्टर 8 रहेगा। ऑप्शन है 5 to 40%, 50 to 60%, लेस देन 1% और D 1 to 5%। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी बच्चा है माइल्ड हीमोफीलिया ए हो उसके लिए, तो फैक्टर 8 उसकी बॉडी में कितना रहेगा। उसकी बॉडी में जो फैक्टर 8वां फैक्टर रहेगा माइल्ड हीमोफीलिया ए में, तो होगा 5 से 40। ये देखिए यहाँ पर जो लेवल दिया हुआ है किस तरीके से किस रेंज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के हिसाब से अकॉर्डिंग है जो रेंज ऑफ फैक्टर को डिवाइड किया गया एक्टिविटी के बेस पर। नॉर्मल एक्टिविटी मानी गई है वो है 50 to 100%, मीन्स 0.50 to 1.5 IU पर मिलीलीटर, इस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। फिर इसके लिए सीवीआईटी के बेस पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में है जो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। माइल्ड हीमोफीलिया में जो परसेंटेज के बेस पे बात की जाए तो 5% to 40%, और यदि इसको आयु पर मिलीलीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो 0.05 to 0.40 IU। मॉडरेट में आता है 1% से 5% तक का। सीवियर हीमोफीलिया की कंडीशन है तो फैक्टर 8 का लेवल है जो रहेगा वो रहेगा लेस देन 1%। तो आपको परसेंटेज ऑफ नॉर्मल फैक्टर एक्टिविटी इन ब्लड में है जो याद रखनी होगी कि फैक्टर ए कितनी कैटेगरी से है जो कम होगा। नेक्स्ट इज जेस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट्स द। बहुत सारे टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं, तो यहाँ पे जेस्टेटरी हेलुसिनेशन है किसको अफेक्ट करेगा, ईयर्स, नोज, आइज या फिर टेस्ट बर्ड्स। तो जेस्टेटरी इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट। तो यहाँ पे हेलुसिनेशन है जेस्टेटरी हेलुसिनेशन, तो किसको इफेक्ट करेगा, टेस्ट बर्ड्स को। हेलुसिनेशन क्या है, जो परसेप्शनल प्रॉब्लम है। जनरली इसमें क्या होगा, कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होगा तब भी लगेगा कि कुछ तो वहाँ पर है। तो हेलुसिनेशन का मतलब होता है इज अ परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ अ स्टिमुलस। तो यहाँ पे गस्टेटरी हेलुसिनेशन है, इसका मतलब होता है कि टेस्ट, कुछ भी ऐसा टेस्ट नहीं बट फिर भी लगेगा विदाउट स्टिमुलस के कि टेस्ट है जो कुछ अनप्लीजेंट सा लग रहा है। और जनरली जो जेस्टेशनरी हेलुसिनेशन है फीकल एपिलेप्सी का जो एक टाइप होता है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, इसमें देखने को मिलता है। अलग अलग टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं जो जनरली हमने साइकेट्रिक में पढ़े हैं। ऑडिटरी, साउंड से रिलेट करता हुआ हेलुसिनेशन है फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड। जेस्टेशनरी इसमें फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट है। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन इसमें आता है स्मेल, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी स्मेल आ रही बट तब भी लगेगा कि ऐसा है। विजुअल में फॉल्स विजुअल परसेप्शन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन कई बार एग्जाम में आया है, इसका मतलब होता है फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच। तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के हेलुसिनेशन है, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट आता है पार्किंसंस डिसीज इज कॉज्ड बाय। तो पार्किंसंस डिसीज सबने पढ़ी होगी, तो ये किसके कारण होती है। ऑप्शन है डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स, इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द ब्रेन,
हेरिडिटरी फैक्टर्स, और डी डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ड्यू टू द ओल्ड एज। तो यहाँ पर जो पार्किंसंस डिसीज इसका मेन कारण होता है कि ब्रेन में डोपामिन का लेवल है जो कम हो जाना, डिक्रीज होना, फॉलिंग डाउन होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द ब्रेन। जो ब्रेन में डोपामिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स है उसमें किसी भी तरीके का इम्पेयरमेंट देखने को मिलना है। यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। और जो पार्किंसंस डिसीज है इसका मैंने अभी आपको ही बताया कि प्राइमरी कॉज होता है डोपामिन लेवल का कम होना। जो ब्रेन में डोपामिन, जो भी सेल्स डोपामिन सीक्रेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, वो बहुत ही कम डोपामिन लेवल को बना रही हैं या फिर नहीं बना रही हैं, तो इन केस क्या होता है कि पार्किंसंस डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर पार्किंसंस डिसीज है जो नर्व सेल्स होती हैं, सब्सटेंट नियाग्रा है जो डोपामिन को रिलीज करती हैं, उनमें क्या होता है किसी भी तरीके का डिफेक्ट आ जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो ये क्या करती हैं, डोपामिन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाती हैं। तो ये भी एक मेन कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज अ कंडीशन इन विच द मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट इज नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट इज नोन एज। तो मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं बट किसी भी तरीके का जो बाहर वेजाइना के यहाँ पर है जो कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके कारण जो मटेरियल बाहर आना चाहिए, आउटफ्लो होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑप्शन है क्रिप्टोमेनोरिया, जीरोकॉल्प्स, डिस्मेनोरिया और डीमेनोरेजिया। तो यदि मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन हो रही है बट ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी तरीके का जिसके कारण बाहर विजिबली नहीं हो रहा है, आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी क्रिप्टोमेनोरिया। और जो यहाँ पर अदर टर्म है वो डिस्मेनोरिया का मतलब होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर पेन होना। नेक्स्ट आता है मेनोरेजिया, तो इसका मतलब होता है हैवी और प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें बहुत ज़्यादा और प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग का होना। नेक्स्ट आता है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है। तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में जो टोटल 4 हार्ट कंडीशन रिलेट करती हैं, एट द बर्थ प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर 4 कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर उनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, डी पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो इसका जो पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, जो 4 डिसीज होती हैं टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में, तो वो है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है जो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें 4 कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनिक स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये कंडीशन है जो इसमें देखने को मिलती है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। टेरेटो से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे 4 प्रॉब्लम है, तो उन चारों प्रॉब्लम के आपको नाम याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रोरचेस प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर। जो आपने रोरचेस इंक ब्लॉट टेस्ट पढ़ा है वही टेस्ट है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है? तो ऑप्शन है अनकॉन्शियस इंटेंशन, ड्रीम्स, कॉन्शियस डिजायर्स और डी ब्रेन साइज। तो जो रोरचेस प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको चेक करने के लिए टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अनकॉन्शियस इंटेंशन। एक जो रोरचेस टेस्ट है इसको इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होता है उसको चेक किया जाता है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट इस टेस्ट को यूज़ करते हैं, जो सिम्टम्स रहते हैं उनको साइकोटिक सिम्टम्स से न्यूरोटिक सिम्टम्स से किस तरीके से डिफरेंट है, कि साइकोटिक प्रॉब्लम है या फिर कोई न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, थॉट डिसऑर्डर तो नहीं है। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? अनकॉन्शियस इंटेंशंस का पता लगाने के लिए है जो इंक ब्लॉट रोरचेस टेस्ट है परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम। ग्रोथ और डेवलपमेंट में है जो अलग अलग स्टेज रखी गई हैं डेवलपमेंट की। तो इन्फेंसी पीरियड है जो कब का माना गया है? ऑप्शन है ए बर्थ टू 1 ईयर, बी 4 वीक्स टू 1 ईयर, सी 1 to 3 ईयर और डी नन ऑफ दी अबव। तो बर्थ टू 1 ईयर, 4 वीक टू 1 ईयर,
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 वीक टू 1 ईयर 1 मंथ टू 1 ईयर तक का टाइम होता है, वो होता है इन्फेंसी टाइम। और 0 टू 1 मंथ तक का टाइम होता है वो किस में आता है, न्यूबॉर्न में। यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट दी हुई है, तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन्फेंसी में कौन सा पीरियड आएगा, टोडलर्स में क्या रहेगा। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जो 0 to 28 डेज तक के बेबी है, जो न्यूनेट और न्यूबॉर्न कहलाते हैं। दूसरा आता है 1 मंथ टू 1 ईयर और 4 वीक्स टू 1 ईयर तक के बेबीज होते हैं, वो इन्फेंट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट होते हैं 1 ईयर टू 3 ईयर, ये टोडलर में आते हैं। 3 to 6 ईयर प्री स्कूलर में, 6 to 12 ईयर स्कूलर्स में, और लास्ट 12 to 18 ईयर्स एडोलेसेंट एज ग्रुप में कैटेगरी के लोग आते हैं। Next is an infant is born with facial abnormalities, growth retardation and vision abnormalities. These abnormalities are probably caused by maternal. तो ये सभी प्रॉब्लम्स किसी बच्चे को देखने के लिए मिलेंगी, तो मदर ने क्या ऐसी उसका बिहेवियर रहा हुआ, क्या चीज़ें ऐसी कम खाई या ज़्यादा खाई जिसके कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ऑप्शन है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन B6 डेफिशिएंसी, और डी एल्कोहल कंजप्शन। तो यदि फॉलिक एसिड की कमी रही होती तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता, और जो विटामिन ए और विटामिन B6 से सिम्टम्स हैं जो मैच नहीं करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी एल्कोहल कंजप्शन। जो फीटल एल्कोहल सिंड्रोम के बेबीज होते हैं वो इस तरीके से देखने को रहेंगे। फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, जो मदर ने एल्कोहल कंजप्शन किया उसके बाद उस बेबीज में जो सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्लस्टर्स में सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो वो सिम्टम्स कहलाते हैं फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाता है। ऑप्शन है OPV, BCG, MMR और डी मीजल्स। तो OPV वैक्सीन है जो ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि OPV और मीजल्स जो वैक्सीन है दोनों हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, जिनको विदाउट फ्रोजन है जो यदि रखते हैं तो इनमें किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो OPV वैक्सीन है सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव लाइव वैक्सीन है, इसीलिए इसको फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखा जाता है। बाकी की जो बची हुई वैक्सीन होती हैं जो रेफ्रिजरेटर में रैक होता है, उस रैक के फ्रीजर में उनको रखा जाता है। रैक बिलो द फ्रीजर के नीचे जो एक रैक होता है, यदि हम नॉर्मल फ्रिज की बात करें तो इसको फ्रेश जोन कहते हैं, वहाँ पर बाकी की वैक्सीन को रखा जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल वैक्सीन, इनमें से वायरल वैक्सीन कौन सी है। ऑप्शन है OPV, कोलेरा, TT और डी BCG, बैसिलस कालमेटिक यूरिन। तो BCG का फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है, बैसिलाई कालमेटिक यूरिन। तो यहाँ पर जो वायरल वैक्सीन है वो कौन सी है, तो वो है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए OPV, क्योंकि कोलेरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। BCG बैक्टीरियल वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। टिटनेस एक तरीके का टॉक्साइड है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए OPV वैक्सीन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 1 to 2 ईयर। यदि किसी बच्चे की एज 1 से 2 साल के बीच है तो उसकी पल्स रेट की जो रेंज है वो क्या होगी। ऑप्शन है 60 to 100 पर मिनट, 76 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट और 80 to 130 पर मिनट। तो यहाँ पर 1 से 2 साल तक के बच्चे की जो पल्स रेट है उसकी रेंज पूछी जा रही है, तो वो होगी 80 से 130 पर मिनट, 80 से 130 पर मिनट। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनकी पल्स रेट दी हुई है। न्यूबॉर्न जो 0 से 3 मंथ के होते हैं उनकी पल्स रेट होती है 100 to 150 बीट पर मिनट। इन्फेंट्स जो 3 to 6 मंथ के एज के रहे उनकी होती है 90 to 120 बीट पर मिनट। इन्फेंट जो 6 to 12 मंथ के रहे, यहाँ पर 3 तरीके से इन्फेंट को रखा गया है, सॉरी 2 तरीके से, एक तो न्यूबॉर्न है, दूसरे हैं इन्फेंट। तो 6 से 12 महीने के जो बेबीज रहेंगे उनकी पल्स रेट रहेगी 100 to 160 बीट पर मिनट। चिल्ड्रन जो 1 से 10 साल तक की एज के उनकी 70 से 130 बीट पर मिनट हो सकती है, और जो चिल्ड्रन ओवर 10 ईयर एज या फिर एडल्ट हैं तो उनकी 60 से 100 बीट पर मिनट तक है जो पल्स रेट हो सकती है। नेक्स्ट इज RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। RH नेगेटिव मदर ने एक बेबी को जन्म दिया है, डिलीवर किया है उस बेबी के लिए,
तो उस बेबी का टेस्ट है जो कौन सा टेस्ट करवाया जाएगा, जो सही रहेगा। बेबी का टेस्ट पूछा है, ना कि मदर का। तो ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्ट कॉम, ब्लड कल्चरल और डी इनडायरेक्ट कॉम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट, क्योंकि जो RH नेगेटिव मदर है, यदि मदर के लिए कहा जाता तो इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट होता, बट बेबी के लिए यहाँ पे कहा गया है तो बेबी के लिए होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। तो कॉम टेस्ट है RH एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, तो इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट है जो मदर के लिए किया जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है बेबीज के लिए, तो वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। नेक्स्ट इज विच प्रोसीजर परफॉर्मिंग इन दिस पिक्चर। यहाँ पे जो इमेज दी हुई है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है NST, ECG, कलर डॉपलर और डी नन ऑफ दी अबव। तो ये एक तरीके का नॉन स्ट्रेस टेस्ट है जिसमें बेबी के मूवमेंट को है जो चेक किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।